बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है जी द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंफर्म किया। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो है जी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर अरेंज किस तरह से हैं, इनके एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। और जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था और वहां पर न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था जी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद होते हैं इसके बारे में रदरफोर्ड बताने में नाकाम रहा था जी। तो हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे कि प्लांट क्वांटम थ्योरी क्या है, और उसके बाद फिर बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे जी कि बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को किस तरह से इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताया। और इसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे जी कि बोहर एटॉमिक मॉडल की क्या वीकनेस है, क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई करने में बोहर कामयाब रहा या ये भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सका। तो इसकी वीकनेस को पढ़ेंगे और वीकनेस पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। और फिर इस वीकनेस को किस तरह से सही किया जाएगा वो तमाम बातें आज के लेक्चर का मौजू है। तो जो मेन टॉपिक है वो तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल है, लेकिन इसके साथ साथ हम आज के लेक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को भी डिस्कस करेंगे और डी ब्रोगले प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम के तमाम आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जी। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है वो एक जुमले में यहाँ पे मौजूद है जी। एनर्जी क्वांटाइजेशन का जिक्र करती है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद आपकी जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की एक और ब्रांच का आगाज होता है, और इस ब्रांच को फिर क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स कहें या आप क्वांटम केमिस्ट्री कहें, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से इनिशिएट होती है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जिस बात का तस्करा करती है उसको एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ये एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या है, अभी आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इन पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, इन पोस्टुलेट को समझेंगे तो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स या साइंस की नई ब्रांच के बारे में अंदाजा होगा जी। तो ये पहला पॉइंट है जी। और ये पहला पॉइंट ये कह रहा है जी कि द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज का मतलब ये है जी कि एनर्जी आप एक्सचेंज कहें, एक्सचेंज का मतलब ये हुआ जी कि कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या कहीं से एनर्जी इमिट हो रही हो, या आप इसको ये भी कह सकते हैं जी कि एनर्जी ट्रेवल किस तरह से करती है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो ये जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूअस होता है जी। तो यहाँ लिखा है जी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है एंड इट टेक प्लेस इन एन इंटरवल्स। तो ये वफ़े वफ़े से प्रोसीड करता है। या दूसरी लफ्जों में ये कहें जी कि जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करती, बल्कि वो कुछ वफ़ों से ट्रेवल करती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो इसी को जरा आप विजुलाइज कीजिएगा। तो एनर्जी अगर कहीं से इमिट हो रही है तो ये पहला तरीका है जी कि एनर्जी इमिट हो,
और यहाँ पर अगर आप देखें जी तो यहाँ पर आपको कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा। तो सब्सटेंस से जो एनर्जी इमिट हुई थी वो मुसलसल इमिट हुई, जितनी एनर्जी इमिट होना थी वो इमिट हो गई जी। प्लांक्स, अच्छा ये जो इमिशन है या इस किस्म की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करती है जी। एनर्जी अगर कहीं से इमिट हो रही है तो वो मुसलसल इमिट होगी, वफ़े वफ़ो से नहीं होगी बल्कि मुसलसल इमिट होगी। लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये बताती है जी कि एनर्जी अगर कहीं से इमिट हो रही है, ये एनर्जी कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं करेगी बल्कि वो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अभी आपके सामने इसको देखिएगा जी। तो एनर्जी वफ़ो की सूरत में ट्रेवल करेगी, तो ये एनर्जी की ट्रेवलिंग है जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। और ये जो आपने ऊपर वाली एनर्जी की मूवमेंट को देखा, ये क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है जी। तो ये आपने जो देखी इस तरह की मोशन, तो यहाँ पे अब आपको क्या नजर आ रहा है, गैप्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं गैप्स को इंटरवल कहते हैं। इन्हीं इंटरवल्स यानी वफ़ू की वजह से आप ये कह रहे हैं जी द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये अलग बात है जी कि ये वफ़े इतने मुख्तसर होते हैं, ये सेकंड्स के आपके नैनो पार्ट के अंदर मुश्तमिल होते हैं जी कि आप अपनी आंखों से इन वफ़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिस emission and absorption of energy is a discontinuous process, यानी जो एनर्जी है वो गैप्स लेकर ट्रेवल करती है। अभी इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेंगी जी। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है जो ये कहता है जी कि द emission and absorption of energy take place in the form of small packets of energy। और यहाँ पर अगर आप देखें जी तो आपको ये पैकेट्स वाजे हैं। ये आपको पहला पैकेट नजर आ रहा है, इसी तरह ये आपका दूसरा पैकेट है। इसी तरह अगर मैं 3 पैकेट्स को इकट्ठा करूं तो ये 3 पैकेट्स हैं जी। तो जो इमिशन होती है, चाहे एनर्जी ट्रेवल करे या एनर्जी इमिट हो या एनर्जी कहीं एब्जॉर्ब हो, तो ये भी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होती, ये भी डिसकंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर एब्जॉर्ब होती है। और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है। और स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इसी वजह से इस थ्योरी का नाम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहलाता है जी। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है जी द क्वांटास ऑफ एनर्जी। क्वांटास का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स करती है। या आप ये कहें जी कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो पैकेट्स की सूरत में होगी, अगर इमिट होगी तो वो भी पैकेट्स की सूरत में होगी जी। तो ये जो स्मॉल पोर्शन एनर्जी का आपको नजर आ रहा है, इसको एनर्जी का पैकेट कहते हैं। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। और इस पैकेट को आप क्या कहते हैं, इस पैकेट के 2 नाम हैं। एक तो ये कहलाता है क्वांटा, ठीक है जी, और एक ये कहलाता है फोटोन। तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये ट्रेवल करती है। इस पैकेट को आप क्या कहते हैं, क्वांटास कहते हैं। क्वांटास प्लुरल वर्ड है, अगर एक पैकेट की बात करें तो इसको आप क्वांटम कहेंगे जी। तो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये आपने पढ़ा। हम बात करने जा रहे हैं जी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये क्वांटा की कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जी द एनर्जी ऑफ लाइट actually depends upon the frequency of radiations and it is directly proportional to it। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्वांटा की और ये जो एनर्जी है, इसमें जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी एनर्जी, अगर क्वांटा की एनर्जी की बात करें जी तो आप ये लिखेंगे दी द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का असल में मतलब होता है जी नंबर ऑफ पैकेट्स। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू एच म्यू। और ये जो एच है इसको आप क्या कहते हैं जी, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये आपके यहाँ पे लिखी हुई है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। ये किस तरह से आई, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई।
और आप ये जानते हैं जी कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह ये लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। ये अर्ज सेकेंड में ये वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 अर्ज सेकेंड। तो यहाँ पे ये बात हो रही है जी कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो असल में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटास पे डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है जी नंबर ऑफ पैकेट्स। तो मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं जी कि आपको 30 जूल एनर्जी कहीं से इमिट हो रही है, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं जी कि अगर एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कितने जूल है, वो 30 जूल है। और मिसाल के तौर पर जो एक पैकेट है उसकी जो एनर्जी है वो 10 जूल है। तो इसका मतलब यह है जी कि कुल कितने पैकेट वहां से इमिट हो रहे होंगे, कुल 3 पैकेट इमिट्स हो रहे होंगे, क्योंकि अगर आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा। इसी तरह अगर एक पैकेट 5 जूल का हो तो फिर 3 पैकेट इमिट नहीं होंगे, बल्कि कितने पैकेट इमिट होंगे, फिर ये 6 पैकेट इमिट होंगे जी। और अगर ये हर पैकेट 1 जूल का हो तो फिर 30 पैकेट्स एब्जॉर्ब या इमिट होंगे। तो ये है एनर्जी का रिलेशन किससे, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी को अगर आप सिंपल लफ्जों में लें जी तो फ्रीक्वेंसी है जी नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमिटेड और नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है जी, फ्रीक्वेंसी से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी के ज्यादा पैकेट एब्जॉर्ब होंगे तो इसका मतलब ये है जी क्वांटा, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर ये क्वांटा कम एब्जॉर्ब होंगे तो उसका मतलब एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से बराह रास्त ताल्लुक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है जी, पैकेट्स ऑफ क्वांटा है, यानी पैकेट्स ऑफ लाइट है जी। तो अगर ये पैकेट्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, और पैकेट्स की क्वांटिटी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी जी। तो ये मैथमेटिकल पोस्टुलेट है कि एनर्जी का रिलेशन किससे है जी, फ्रीक्वेंसी से है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है जी कि एक सेकंड के अंदर कितने पैकेट्स लाइट के इमिट हो रहे हैं, या कितने पैकेट लाइट के एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या कितने पैकेट लाइट के एक खास रास्ते से गुजर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये चौथा पोस्टुलेट है, और ये लिखा हुआ है जी एनर्जी एक्सचेंज इज क्वांटाइज्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा है जी द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इज क्वांटाइज्ड प्रोसेस। तो एनर्जी की इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्वांटाइज होती है। इस क्वांटाइज के दो मतलब होते हैं, एक तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में यानी ये एब्जॉर्ब या इमिट होती है जी, या दूसरा है जी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दूस पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी क्या होती है जी, इमिट या एब्जॉर्ब होती है। मिसाल के तौर पर 30 जूल एनर्जी आपको चाहिए, एक पैकेट ही 30 जूल का है जी, तो इसका मतलब ये है कि एक पैकेट ही काफी होगा। लेकिन अगर ये एक पैकेट 1 जूल का है तो इसका मतलब है जी कि 30 जूल एनर्जी हासिल करने के लिए आपको एक पैकेट नहीं बल्कि 30 पैकेट की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि अगर एक पैकेट 10 जूल का है तो इसका मतलब है फिर 3 पैकेट चाहिए होंगे। अगर एक पैकेट 5 जूल का है तो इसका मतलब है 30 जूल एनर्जी हासिल करने के लिए आपको 6 पैकेट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जी कि ये जो इमिशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये क्वांटाइज प्रोसेस है। क्वांटाइज प्रोसेस का मतलब ये जी कि ये स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती है जी। या अगर पैकेट के पास वो एनर्जी ना हो जो आपको दरकार है जी, तो उस जैसे मुख्तलिफ लेकिन सेम पैकेट इमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है। तो एच म्यू ये एक पैकेट की एनर्जी होती है जो आपको यहां से मिल रही है। या आप ये कहें जी 2 म्यू का मतलब 2 पैकेट्स, और 3 म्यू का मतलब है एक जैसे 3 पैकेट्स, और N का मतलब है एक जैसे लातादाद पैकेट्स। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को आप क्वांटाइज प्रोसेस कहते हैं। या आप ये कहें जी कि जितनी एनर्जी चाहिए
उतनी एनर्जी को अटेन करने के लिए कोई सब्सटेंस एनर्जी अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में करती है, अगर इमिट करती है तो वो भी एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में करती है। तो ये जो पूरे का पूरा फिनोमिना है ये कंटिन्यूस फिनोमिना नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूस फिनोमिना है, और डिसकंटिन्यूस फिनोमिना ही की वजह से यहाँ पर फिर पैकेट्स का तस्करा हो रहा है। तो वफ़ो को अगर आप हटा दें तो फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन जो असल है वो क्या है जी कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एक पैकेट को क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं, और बहुत सारे पैकेट्स मिलके क्या बनाते हैं, क्वांटास बनाते हैं या फोटॉन्स बनाते हैं, जिसकी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है जी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्वांटाइज प्रोसेस होता है, यानी इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल पैकेट्स या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दोज पैकेट्स की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद अब जो फिजिक्स है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि जो फिजिक्स है यानी क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कहती है जी कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये तो कंटिन्यूअस होगा, बगैर रुके होगा, बगैर वफ़े के होगा, पैकेट्स का कोई तस्करा नहीं करती। लेकिन यहाँ पर एक नई फिजिक्स स्टार्ट होती है जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या जिसको क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद एक नई जहदें खुलती हैं, और इसके नतीजे में एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाता है, और फिर बोहर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करता है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। इसी पे हम बात करेंगे जी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं, और बोहर ने किया क्या जी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी किया, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था जी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और मैसिव पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और ऑर्बिट्स का या एनर्जी लेवल का कोई तस्करा भी रदरफोर्ड ने नहीं किया था। लेकिन बोहर ने स्टेशनरी स्टेट कहा ऑर्बिट्स को, यानी एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स जो दरियाफ्त किए वो बोहर ने दरियाफ्त किए, और बोहर ने जिस थ्योरी की मदद से स्टेशनरी स्टेट्स का तस्करा किया या ऑर्बिट्स का तस्करा किया उसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या पोस्टुलेट है इस पे हम बात करेंगे। तो ये पहला पोस्टुलेट है जी, और आप ये याद रखिएगा जी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया गया है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। तो बार बार प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का भी यहाँ पर जिक्र आना है जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये कह दिया था जी कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं या किस तरह से स्पिन कर रहे हैं, यही बात रदरफोर्ड नहीं समझा सका था। तो बोहर ने इसी बात को समझाया जी कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a fixed circular path which is known as orbit। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, और जिस रीजन के अंदर करते हैं पहली बात ये है कि वो तो फिक्स है जी, और उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट कहें या आप इसको क्या कहें जी, एनर्जी लेवल कहें। तो ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का जो तस्करा किया वो सबसे पहले किसने किया, वो सबसे पहले ऑर्बिट ने किया। तो असल में बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर फिर आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ये पहला पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो पहला पाथ आपको नजर आ रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट कहलाएगा। ये आपको जो दूसरा पाथ नजर आ रहा है ये सेकंड ऑर्बिट कहलाएगा। ये जो आपको तीसरा पाथ नजर आ रहा है ये थर्ड ऑर्बिट कहलाएगा। या आप इसको के शेल कहते हैं या फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं, या इसको एल शेल कहते हैं, ये सेकंड एनर्जी लेवल कहलाता है। या ये जो तीसरा है इसको एम शेल कहते हैं, ये थर्ड एनर्जी लेवल कहलाता है। तो ये आपको थर्ड एनर्जी लेवल नजर आ रहा है।
ये आपको सेकेंड एनर्जी लेवल नजर आ रहा है, ये आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल नजर आ रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है और इस वक्त इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है। तो ये रस्ते इसका तयन कर दिया बोहर ने, और बोहर ने क्या कहा जी कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं रस्तों पर चलेगा और इन्हीं रस्तों पर वो रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व का मतलब ये जी कि इसके गिर्द घूमेगा और ये जो रीजन होंगे ये फिक्स्ड होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहते हुए रिवॉल्व करेगा और इन रीजन को फिर उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया और बाद में फिर इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे जी। तो ये पहला पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है जी कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर यानी सेकेंड ऑर्बिट के अंदर रहते हुए, या आप किसी और ऑर्बिट की बात करें तब भी यही बात होगी जी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रहते हुए न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहे तो ये एनर्जी को इमिट भी नहीं करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, यानी ऑर्बिटल मोशन के अंदर देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। तो ये बात की है बोहर ने जी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहते हुए रिवॉल्व करता रहे तो कोई एनर्जी के अंदर तब्दीली वाकई नहीं होगी, ना एनर्जी कम होगी ना एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है जिसकी यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी ना लूज करेगा ना इमिट करेगा। तो फिर ये एनर्जी इमिट कब होगी और लूज कब होगी, अब इस पे हम बात करेंगे जी। तो ये तीसरा पोस्टुलेट आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। तो एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी वो उसने यहाँ पे लिखा है जी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल नजर आ रहा है, ये आपको सेकेंड एनर्जी लेवल नजर आ रहा है, ये आपको थर्ड एनर्जी लेवल नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इस वक्त सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है और ये जाना चाह रहा है कहां पर जी, थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर। तो थर्ड एनर्जी लेवल में जाने के लिए इसे एनर्जी क्या करना पड़ेगी जी, एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सेकेंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ी जी कि मिसाल के तौर पर इस ऑर्बिट की एनर्जी 5 जूल थी, इस ऑर्बिट की एनर्जी 12 जूल थी और इस ऑर्बिट की एनर्जी 20 जूल थी जी। तो जिस वक्त इसकी एनर्जी 12 जूल थी ये सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मौजूद था, लेकिन इसे 20 जूल एनर्जी चाहिए थी थर्ड एनर्जी लेवल में जाने के लिए। अब आप देखिए इसके पास 8 जूल की कमी है, ये 8 जूल एनर्जी जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये थर्ड एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हायर एनर्जी लेवल जितनी एनर्जी उसको कम से कम हासिल करनी पड़ती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर लेवल के अंदर चला जाता है। इसी तरह एनर्जी को ये इमिट भी करता है, ये चौथा पॉइंट इमिशन ऑफ एनर्जी के बारे में है। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है जी। तो यहाँ पे अब आप ये देखें, ये आपको फर्स्ट ऑर्बिट नजर आ रहा है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इस वक्त थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है। अब ये वापस आना चाह रहा है कहाँ, सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर। अब मैं फिर वही बात करूंगा कि मिसाल के तौर पर पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी 5 जूल है, दूसरे की 12 जूल है और तीसरे की 20 जूल है। तो इस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद है तो उसकी एनर्जी 20 जूल है और अगर उसे सेकेंड एनर्जी लेवल में आना है तो उसके पास 8 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी है जी।
तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी 8 जूल एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर कर ये सेकंड से थर्ड में गया था, अब ये थर्ड से सेकंड में वापस आने के लिए 8 जूल एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल एनर्जी की जो वैल्यूज दी हैं, ये सिर्फ ऐसी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दी हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। असल में ये जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो कुछ और होती हैं जी। तो यहां से आपने क्या सीखा जी, दो बातें आपने सीखी जी, दो तीन बातें सीखी। पहली बात तो ये सीखी जी कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपने मदार के अंदर यानी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी यकसा रहेगी, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना जो एनर्जी को इमिट करेगा, यानी देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना होगा तो फिर वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर किसी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना पड़ेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो प्रोसेस है इमिशन का और एब्जॉर्प्शन का, उसे आप क्वांटाइज्ड प्रोसेस कहते हैं। और क्वांटाइज प्रोसेस के बारे में आप पढ़ चुके जी कि ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगी, या आप कहें इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी होगी, या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि पैकेट्स को आप क्वांटास कहते हैं या फोटॉन्स कहते हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी, जब हमने पीछे पढ़ा जी कि 8 जूल की जो रिक्वायरमेंट थी, यानी ऊपर जाने के लिए इसे 8 जूल एनर्जी चाहिए थी, और नीचे आने के लिए इसे 8 जूल एनर्जी रिलीज करनी थी। तो ये 8 जूल जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा, वो पैकेट्स की फॉर्म में करेगा। अब ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी है जी कि ये 8 जूल का एक ही पैकेट एब्जॉर्ब कर ले या एक ही पैकेट रिलीज कर ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक एक जूल के ये 8 पैकेट एब्जॉर्ब या इमिट करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 जूल के 4 पैकेट को एब्जॉर्ब या इमिट करे, लेकिन 2 जूल के 4 पैकेट लेगा तब भी कितनी जूल एनर्जी हो जाएगी, 8 जूल एनर्जी हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा वो क्वांटाइज प्रोसेस होगा, और क्वांटाइज प्रोसेस का मतलब ये है जी कि स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होगी। वो पैकेट पूरे का पूरा एनर्जी का भी हो सकता है, या एक जैसी एनर्जी के मुख्तलिफ पैकेट्स हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वांटाइज प्रोसेस कहलाता है जी। और यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि जो एनर्जी डिफरेंस है जी बिटवीन स्टेट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के दरमियान ये एक रिलेशन है, और यहाँ लिखा हुआ है द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये भी मैं आपको पीछे समझा चुका जी कि मैंने आपको जो पीछे समझाया था कि इस ऑर्बिट की एनर्जी अगर 5 जूल है और इसकी 12 जूल है और इसकी 20 जूल है, तो जो मैं 8 जूल निकाल के लाया था वो कैसे निकाल के लाया था जी कि ये एनर्जी लेवल 3 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, इनके दरमियान मैंने क्या निकाला था, डिफरेंस निकाला था। तो मैंने क्या किया था, 20 में से 12 को माइनस किया था, तब मेरे पास जवाब क्या आया था, 8 जूल आया था। तो 20 जूल क्या थी, ये थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी थी, और 12 जूल क्या थी, ये सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी थी। यही बात मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है जी कि जो एनर्जी डिफरेंस है जी, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या कितनी एनर्जी इमिट करनी है, इसका ताल्लुक उन एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस से है जी। तो E2 क्या है, ये एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और E1 क्या है जी, ये एनर्जी है ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी किसके जरिए हासिल होगी, ये स्मॉल पैकेट्स के जरिए हासिल होगी। तो स्मॉल पैकेट्स, जितने स्मॉल पैकेट एब्जॉर्ब या इमिट हो रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बोहर ने तब्दीली क्या की है जी कि जो प्लांक था वो ये कह रहा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बोहर ये कह रहा है जी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इसने अप्लाई किया, तो ये कह रहा है जी कि एनर्जी जो डिफरेंस है बिटवीन एनर्जी लेवल्स
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच म्यू के बराबर हो जाएगा, और एच का है जी प्लांक्स कांस्टेंट है जी। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका ताल्लुक उन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस से है जी। तो जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप थर्ड एनर्जी लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना चाहें तो अब आप 20 में से 5 निकाल लीजिए। इसका मतलब है जी कि 15 जूल एनर्जी क्या करना पड़ेगी, ऊपर से नीचे आने के लिए रिलीज करना पड़ेगी, या नीचे से ऊपर जाने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। तो देखिए अगर आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जाना है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अगर आप ये देखें जी कि अगर आपको फर्स्ट से सिर्फ सेकंड में जाना हो जी तो 12 में से 5 को माइनस करें, जवाब आ रहा है 7। तो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पर जाने के लिए मुख्तलिफ एनर्जीज एब्जॉर्ब या इमिट होंगी। तो आप किसी भी अगर ऑर्बिट पे जाना चाहते हैं किसी भी ऑर्बिट से, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा जी कि जिस ऑर्बिट पे मौजूद है उसकी एनर्जी क्या है और जिस ऑर्बिट पे जाना चाहते हैं उसकी एनर्जी क्या है। इन दोनों के दरमियान आप क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, और उसी के हिसाब से फिर आपको पैकेट्स देना पड़ेंगे जिसको आप फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं जी। तो एनर्जी डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से हो गया। अब ये अगला पोस्टुलेट है, और ये बड़ा अहम पोस्टुलेट है जी। और अकॉर्डिंग टू बोहर, ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी स्टेट्स, यानी जिसको आप ऑर्बिट्स कहते हैं या जिसको आप एनर्जी लेवल कहते हैं, बोहर ने इसको स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया है। और स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब क्या होता है जी, स्टेशनरी स्टेट का मतलब आपने अभी इसके पहले पोस्टुलेट में पढ़ा था जी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट्स के अंदर मूव करेगा तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वो स्टेट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन यकसा एनर्जी के साथ मूव करे वो स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। और स्टेशनरी स्टेट्स की फिर इसने खास बात ये बताई थी कि जो स्टेशनरी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के या इसके इंटीग्रल मल्टीपल यानी एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा जी। तो एम वी आर जो आपको नजर आ रहा है ये असल में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। और एंगुलर जो मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी ऑर्बिट की, तो वो किसके बराबर है, वो एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। तो पाई आपका मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एन आपका एनर्जी लेवल है जी कि कौन सा एनर्जी लेवल है जी उसका नंबर है। अगर ये 1 है तो फिर n1 हो जाएगा, अगर ये सेकंड ऑर्बिट है तो फिर n2 हो जाएगा, और अगर ये थर्ड एनर्जी लेवल है तो n3 हो जाएगा। और h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू के बारे में आपने पीछे पढ़ा। तो ये आपका बोहर एटॉमिक मॉडल था, और बोहर एटॉमिक मॉडल ने आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और जो बोहर एटॉमिक मॉडल का फोकस है वो क्या है, वो एनर्जी लेवल्स को उसने फोकस किया है जी, और फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में इसने बताया है जी। तो इसकी पोस्टुलेट को एक बार हम समराइज करते हैं। जो मेन बात है जी वो ये है जी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी स्टेट कहलाते हैं, और स्टेशनरी स्टेट वो रीजन होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिटल मोशन के अंदर होता है जी तो वो ना एनर्जी को इमिट करता है ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और किसी हाई एनर्जी लेवल से जब भी ये लो एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्वांटाइज प्रोसेस होता है, यानी इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेशनरी स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल की चंद अहम बातें थी। अब हम एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, यानी आपको एम वी आर निकालने को कहा है। और दो ऑर्बिट का जिक्र है, एक फर्स्ट ऑर्बिट का एक सेकंड ऑर्बिट का, यानी एन की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और एन की वैल्यू 2 दी हुई है। और इंतहाई सिंपल फॉर्मूला है जी कि एम वी आर किसके बराबर है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे,
और हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसको मैं लिखूंगा mvr1, ये मुझे फाइंड करना है, और mvr2 मुझे फाइंड करना है। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना है, 1 है, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n कितना है, 2 है। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड, एक तो ये वैल्यू होती है, या इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो है जी 6.625 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -27 अर्ज सेकेंड। तो दोनों की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट का फर्क है, और एक्सपोनेंट की वजह से फिर इनकी यूनिट्स का फर्क है जी। तो इम्तिहान में यहाँ पे तो आप कोई सा भी प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इम्तिहान में उसने कह दिया भाई कि अर्ज सेकंड में निकालो, तो फिर आपको प्लांक्स कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अगर उसने कह दिया भाई जूल सेकंड में निकालो, तो फिर आप ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने लिखा फाइंडिंग mvr1 यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और मैं ये जानता हूं जी कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये nh/2 के बराबर होता है। तो मैंने लिखा mvr1 किसके बराबर होगा, जब मैंने r की जगह 1 लिख दिया तो मैं n की जगह 1 लिखूंगा। प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -34, 2 फॉर्मूले का, और पाई की वैल्यू होती है 3.142। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1.054 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये आपको एंगुलर मोमेंटम पता लगी किसकी जी, फर्स्ट ऑर्बिट की। इसी तरह आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं दूसरे ऑर्बिट की भी। तो आपने लिखा फाइंडिंग mvr2, तो बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है और इम्तिहान में ये आया हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। mvr2 किसके बराबर हो जाएगा, nh/2 के बराबर होगा। आपने लिखा mvr2, तो n को क्या लिखेंगे, n की जगह आप 2 लिखेंगे क्योंकि आपने r2 लिखा है। h की वैल्यू आपने लिखी कितनी है जी, 6.625 एक्सपोनेंट -34, फॉर्मूले का आपने 2 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी 3.142। इसको आप सॉल्व कीजिए तो जवाब आ रहा है 2.108 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम आपने फर्स्ट ऑर्बिट का ये निकाला, और इसी तरह आपने एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट का निकाला। तो ये इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो इम्तिहान में आया है। अब हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को पढ़ेंगे, जो कि बोहर्स स्टेशनरी स्टेट्स की वीकनेस को डिस्कस करता है जी। तो देखिए किस ये प्रिंसिपल है क्या, और इनडायरेक्ट वे में ये बोहर्स स्टेशनरी स्टेट को कैसे वीक कह रहा है, तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं जी। तो प्रिंसिपल से तो आपको लगेगा जी कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी, तो इसका रिलेशन बोहर एटॉमिक मॉडल से कैसे बनता है इस पे हम बात करेंगे। तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ये आपके सामने है, और इसकी स्टेटमेंट को जरा आप देखिएगा। और ये लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन है जी, टू मेजर द पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स हैं और ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक अगर आप इसको देखिए, आगे हम इसको आगे पढ़ते हैं जी। तो ये कह रहा है जी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आपने निकालनी हो और इलेक्ट्रॉन का आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, तो ये दो मेजरमेंट साइमल्टेनियस करना चाह रहे हैं जी। तो ये दो मेजरमेंट अगर आप साइमल्टेनियस करना चाहें तो ये नामुमकिन है विथ परफेक्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ। आगे ये लिखा हुआ है जी, बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज इज इन ऑर्डर ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है जी। तो अगर एक्यूरेटली आप पोजीशन को मेजर करना चाहें तो इम्पॉसिबल है,
एक्यूरेटली आप एंगुलर मोमेंटम को मेजर करना चाहें, ये भी इम्पॉसिबल है, अगर यानी इन दोनों को एक साथ स्टडी करना चाह रहे हैं। अगर आप अलहदा से सिर्फ पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। अगर आप सिर्फ अलहदा से एंगुलर मोमेंटम को मेजर करना चाह रहे हैं अकेले, पोजीशन को साथ मिलाए बगैर, तो आप एंगुलर मोमेंटम को भी एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे जी। लेकिन होना ये चाहिए जी कि पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों साथ अगर आप मेजर करें तो वो एक्यूरेटली मेजर होनी चाहिए, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट है, जो ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये है जी कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा। ऑर्बिट का मतलब ये है जी कि ये अगर आप इसको न्यूक्लियस माने तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको आप रेडियस कहते हैं, तो ये रेडियस तो फिक्स है जी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक खास जगह पर रहकर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है यानी आगे की जानिब जा रहा है, इसकी वजह एंगुलर मोमेंटम का होना है जी। लेकिन एक खास जगह पे रहकर ये मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड है। तो देखिए पोजीशन जब कांस्टेंट हो गई तो एक चीज तो वैसे ही कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है जी कि अगर इन दोनों की साइमल्टेनियस आप स्टडी करें, पोजीशन की वैल्यू तो आपको एक्यूरेटली नोन है, तो अगर आप साइमल्टेनियसली स्टडी भी कर रहे हैं तब भी आपके दिमाग में है जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स है। इसका मतलब है आपको एक्यूरेटली एंगुलर मोमेंटम स्टडी कर लेना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियस मेजरमेंट पर एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं की जा सकी, और इन दोनों ही की वैल्यूज के अंदर क्या आई जी, अनसर्टेनिटीज आई। यानी अगर आप इक्वली दोनों को देखते हुए यानी 50% की बात करें जी कि 50% पोजीशन का ख्याल रखें जी और 50% आप किसका, एंगुलर मोमेंटम का ख्याल रखें जी, तो दोनों के अंदर गलतियां आ रही हैं, दोनों की वैल्यूज आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे। और अगर आप फोकस कर लें जी 90% किस पर, पोजीशन पर, और सिर्फ 10% फोकस करें जी एंगुलर मोमेंटम पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि आप पोजीशन को तो फिर एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो गलतियां हैं वो एंगुलर मोमेंटम को मेजर करने में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी का उल्टा कर लें जी कि एंगुलर मोमेंटम को फोकस कर लें और पोजीशन को फोकस ना करें, तो एंगुलर मोमेंटम तो आप एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं लेकिन पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। इससे ये बात तो क्लियर हो गई जी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी स्टेट है, तो ये स्टेशनरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। इसका मतलब है जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है ये बताना बताना ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ने नहीं बताया। लेकिन ये बात तय हो गई जी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहते हुए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रहते हुए इस तरह की मूवमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है जी कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम यानी फिक्स नहीं है, इसी तरह पोजीशन भी फिक्स नहीं है। किस तरह से फिक्स नहीं है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। तो जो अनसर्टेनिटीज थी जी उसको फिर मैथमेटिकली इसने कैलकुलेट किया, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लें यानी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम का और फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का अगर आप प्रोडक्ट लें, ये जो P है ये एंगुलर मोमेंटम है और x से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जाहिर किया है, तो x इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जाहिर कर रहा है, P इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को जाहिर कर रहा है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लें जी तो ये हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर आता है, या आप ये कहें जी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो प्लांक्स कांस्टेंट से, इसको अगर आप देखें तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और फिर इसको मजीद मॉडिफाई किया और ये कहा जी कि ये h/2 के बराबर होता है। तो ये आपका सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जी। जो बात साबित हो रही है वो क्या साबित हो रही है जी कि ये प्रिंसिपल ये कह रहा है जी कि अगर आप मोमेंटम को
और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक साथ मेजर करना चाहे, अकेले अकेले तो आप मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, लेकिन अगर आप एक साथ मेजर करना चाहें तो अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे, और अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो फिर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे। तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, और ये इस बात का सबूत है जी कि पोजीशन भी चेंज हो रही है और एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों ही तब्दील हो रहे हैं। और बोहर एटॉमिक मॉडल ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन एक खास फासले पर रहकर, इस खास फासले को आप रेडियस कहते हैं, जिसकी डेरिवेशन को आप अगले लेक्चर के अंदर कर लेंगे, आपको ये बात मजीद वाजे हो जाएगी जी। तो ये जो एक खास फासले पर रहकर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब है जी कि पोजीशन फिक्स हो गई, और अगर पोजीशन फिक्स है तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर हो जाना चाहिए, लेकिन एंगुलर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं हो रहा। तो इस बात में शक है जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। अब ये कैसे फिक्स नहीं है, क्यों फिक्स नहीं है, इसके बारे में हाइजेनबर्ग कुछ नहीं बताता, लेकिन कम से कम इसने एक शक छोड़ दिया जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरी हो रही है। किस तरह से वेरी हो रही है इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया जी। तो दो वीकनेसेस का तस्करा किया हाइजेनबर्ग ने, बोहर के ऑर्बिट के अंदर या बोहर की स्टेशनरी स्टेट के अंदर। तो एक बात यह जी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है जी। अगर आप इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे लेके आ जाए जी, तब तो आप ये कह सकते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो इसका मतलब है आप ये कह देंगे जी कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर रहा होगा जी तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एंगुलर मोमेंटम भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है जी। अगर आप रेस्ट को कंसीडर कर लें तो फिर ये मेजरमेंट आपकी यानी इसको आप तसव्वुर कर लें तो आपकी अनसर्टेनिटीज दूर हो सकती हैं और आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, जो कि बोहर ने भी बताया जी। और दूसरी बात यह जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है। तो बोहर ने ये कहा था जी कि इलेक्ट्रॉन एक खास डिस्टेंस पे रहकर मूव कर रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है जी, स्पेसिफाई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई होती तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ जब हम एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करते, यानी साइमल्टेनियस स्टडी करते, तो एक चीज अगर फिक्स्ड हो और एक चीज अगर नोन हो तो दूसरी चीज एक्यूरेटली मेजर हो सकती है। लेकिन पोजीशन के साथ जब एंगुलर मोमेंटम की स्टडी की गई तो ये एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है जी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे मान लिया जाए तो ये मेजरमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर भी नहीं है जी। तो ये दो वीकनेसेस थी जी जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर या बोहर स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर निकाली गई, जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी। तो डी ब्रॉगले ने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और इसको कहते हैं जी ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका थोड़ा सा तस्करा आपकी किताब के अंदर है जी, इस पे हम बात करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी कि इलेक्ट्रॉन ये किस तरह से ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं और ये ऑर्बिट के अंदर किस तरह से मूव करते हैं जी। तो आपने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को स्टडी किया, और उससे पहले फिर आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ा, और बोहर्स ने जो स्टेशनरी स्टेट का तस्करा किया था उसके अंदर हाइजेनबर्ग ने खामी को निकाला, एक खामी को पॉइंट आउट किया और स्टेशनरी स्टेट की एक्सप्लेनेशन को मांगा। तो बोहर ने तो ये बात एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन डी ब्रॉगले ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। और ये जो एक्सप्लेनेशन दी है उसने ये कहा है जी कि इलेक्ट्रॉन्स ड्वेल नेचर रखते हैं। ड्वेल नेचर का मतलब दोहरा होता है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी स्टेट के अंदर
किस तरह से मूव करते हैं जी कि उनकी पोजीशन फिक्स भी रहती है और वेरी भी करती है, क्योंकि ये एक सवाल है जी जो कि क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। और जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है जी, ड्वेल नेचर है, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर भी बिहेव कर रहा है। इस ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तस्करा किसने किया है जी, ये डी ब्रॉगले ने किया है। और इससे ये बात बड़े आराम से वाजे हो जाएगी जी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी मौजूद है और अपनी जगह पे रहते हुए वो अपनी जगह से आगे भी हो रहा है, अपनी जगह से पीछे भी हो रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी आप वेव लाइक मोशन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जी। तो इलेक्ट्रॉन को ड्वेल माना गया, यानी इलेक्ट्रॉन के नेचर को ड्वेल माना गया और ये कहा गया जी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है लेकिन वो वेव नेचर रखता है। और इससे बहुत सारी बातें क्लियर हुई जी। तो जो डी ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन है वो अब आपके सामने है और डी ब्रॉगली ने ये बताया जी द वेव having wavelength lambda is associated with electron having angular momentum p। और उसके बाद फिर इसने आइंस्टाइन की जो थ्योरी है जी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और जो प्लांक्स की थ्योरी है E इज इक्वल्स टू एच म्यू, इन दोनों को कंपेयर करवाया और इन दोनों की कंपैरिजन से फिर ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया जी। देखिए एंगुलर मोमेंटम ये पार्टिकल की खुसूसियत है और वेव लेंथ का होना ये किसी वेव की या किसी एनर्जी की खुसूसियत है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है। तो ये डी ब्रॉगले ने एक्सप्लेनेशन दी और इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी और ये जो खामी है वो खुद बहुत दूर हो जाएगी और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का जवाब भी आपको मिल जाएगा जी। तो ये डी ब्रॉगले की एक्सप्लेनेशन थी जी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है जी, वो ड्वेल नेचर का है जी, कि वो पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी रखता है। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है जी तो वो वेव की फॉर्म में मूव करता है और उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो पार्टिकल है लेकिन मोशन कैसी है, वेव लाइक मोशन है। तो इससे मसले का हल आपको मिलेगा जी। अब इसी फिनोमेना को डायग्राम की फॉर्म में पढ़ेंगे और ये बात पढ़ेंगे जी कि किस तरह से ये एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगले ने, या डी ब्रॉगले ने जो कहा है वो क्या कहा है जी। तो ये डायग्राम आपके सामने है जी। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, ये बोर ने बताया था जी कि सर्कुलर रीजन के अंदर वो मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रीजन के अंदर मूव नहीं कर रहा, यानी पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करता है जी। तो जो इसकी मूवमेंट है वो पार्टिकल मूवमेंट नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट वेव लाइक मोशन है जी। तो ये वेव की तरह मूव करेगा। तो ये देखें आपको क्रस्ट नजर आया, इससे होता हुआ ये फिर मीन पोजीशन से गुजरेगा और फिर वो ट्रफ के अंदर फासले को तय करेगा। उसके बाद फिर दोबारा से वो क्रस्ट के अंदर फासले को तय करेगा और वापस फिर दोबारा देखें ट्रफ के अंदर आ रहा है और यहाँ से फिर देखिए ये क्रस्ट के अंदर गया और फिर देखिए ये वेव की ट्रफ आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये जो मूवमेंट इसकी हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, वो वेव फॉर्म के अंदर हो रही है जी। तो ये वेव फॉर्म में मूवमेंट अब आपके सामने है जी। तो ये जो पोजीशन है इसको आप रेस्ट पोजीशन कहते हैं, या ये जो पोजीशन है इसको आप क्या कहते हैं जी, मीन पोजीशन कहते हैं जी। तो पोजीशन में यानी ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा और एक लम्हे ये इस पोजीशन से ऊपर भी है जिसको क्रस्ट कह रहे हैं, और एक लम्हे आपने देखा जी कि ये इस पोजीशन से नीचे भी है जिसको आप क्या कह रहे हैं, ट्रफ कह रहे हैं जी। तो ये वेव लाइक मोशन ये वो मोशन है जी कि अपनी जगह को चेंज किए बिना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी उसकी जो मीन पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस मीन पोजीशन से ऊपर भी जा रहा है, इस मीन पोजीशन से नीचे भी आ रहा है। तो यही बात
डी ब्रोगले ने बताई जी कि जो स्टेशनरी स्टेट है यानी बोहर की जो स्टेशनरी स्टेट है वो सही है जी, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो एक पार्टिकल की तरह नहीं है। अगर पार्टिकल मूव करेगा तो फिर वो सर्कुलर रीजन के अंदर ही मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो वेव लाइक है, यानी वेव की तरह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जी। और इसका मतलब है वो क्रस्ट को भी अटेन कर रहा है, वो ट्रफ को भी अटेन कर रहा है, लेकिन उसकी एवरेज पोजीशन या मीन पोजीशन के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है जी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है, और पार्टिकल नेचर रखने की वजह से ये इसकी एंगुलर मोमेंटम है जी, और इसके साथ साथ वो वेव नेचर भी रखता है, और इसके साथ वेव लेंथ एसोसिएटेड होती है। और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहते हुए आगे मूव करता है। तो अपनी जगह पे रहते हुए मूव करने का मतलब ये है जी कि जो इसकी मूवमेंट होती है वो पार्टिकल लाइक नहीं होती, बल्कि वो वेव लाइक होती है। तो यहां से तमाम बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी जी। तो अगर ये वेव लाइक मोशन रखता है जी, तो देखें इसकी एनर्जी आपको यहाँ पे बढ़ती हुई भी दिख रही है, और एनर्जी आपको कम होती हुई भी दिख रही है, और इन एक्चुअल प्रैक्टिस जितनी बढ़ रही है उतनी कम हो रही है। इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल ने बात की थी वो बात यहाँ पे खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। इसी तरह अगर आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें, वहां पे आपने ये पढ़ा था जी कि जब पार्टिकल मूव करता है जी तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो क्लासिकल फिजिक्स की ये बात भी यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगी जी कि अगर वेव मूव करती है जी तो उसकी एनर्जी कम भी होती है, बढ़ती भी है, लेकिन कोई फर्क पता नहीं लगता जी, क्योंकि जितनी बढ़ती है उतनी कम हो जाती है। तो ओवरऑल ये एवरेज एनर्जी क्या रहती है जी, सेम रहती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक मूवमेंट रखता है, वेव लाइक मोशन रखता है जी। तो अपनी जगह पे रहते हुए वो इस ऑर्बिटल मोशन को अटेन कर सकता है, लेकिन ये जो इसकी जो मूवमेंट होगी वो वेव लाइक होगी। तो अब हमने जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, इन एटॉमिक मॉडल्स को अब हम समराइज करने जा रहे हैं जी। और ये पहला मॉडल आपके सामने है जी, इसको डेल्टन एटॉमिक मॉडल कहते हैं जी, या इसको यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड स्फीयर मॉडल भी कहलाता है। यानी एटम इनडिवाइजिबल पार्टिकल होता है, एटम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो ये मॉडल उसी वक्त रिजेक्ट हो गया था जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद फिर प्लम ने मॉडल दिया था, सॉरी जिसके बाद जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और यहाँ पे ये था जी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सर्कुलर या स्पेरिकल रीजन के अंदर एब्रप्टली अरेंज होते हैं, जिसके बाद फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था, और रदरफोर्ड ने फिर ये मॉडल दिया था, और इसको न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। और न्यूक्लियर मॉडल इसको इसलिए कहते हैं ये क्योंकि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और ये बताया था जी कि जो मैसिव पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक क्वांटम केमिस्ट्री नहीं आई थी। तो क्वांटम केमिस्ट्री की एब्सेंस में इस मॉडल को क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं जी। और प्लेनेटरी मॉडल इसलिए कहते हैं जी कि जो आपके प्लैनेट्स हैं उसके वो भी सूरज के गिर्द इसी तरह से रिवॉल्व करते हैं जिस तरह से इसने क्या बताया जी, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को बताया जी। तो प्लानिटरी मॉडल किसने दिया, बोहर ने दिया जी, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें फिर हाइजेनबर्ग ने खामी निकाली, और खामी क्या निकाली जी, खामी ये निकाली जी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पे रहते हुए मूव कर रहा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स हो गई। इसका मतलब है कि अगर हम पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम को एक साथ स्टडी करें तो क्योंकि पोजीशन फिक्स है इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी एक्यूरेटली मेजर हो जाना चाहिए, लेकिन एंगुलर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ। उसकी वजह फिर बोहर ने सॉरी उसकी वजह फिर अभी आपने पीछे पढ़ा डी ब्रोगले ने एक्सप्लेन की। और डी ब्रोगले ने क्या बताया जी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो वेव लाइक मोशन रखता है जी, तो वो वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इसकी यानी डिस्टेंस बढ़ेगा भी,
डिस्टेंस कम भी होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो आप निकालेंगे वो एवरेज ही आएगा, यानी बोहर का बताया वही आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी मोशन है, वो वेव लाइक होती है। तो डुअल बिहेवियर की बेस पर फिर क्वांटम मॉडल श्रोडिंगर ने दिया। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है जी। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भी क्वांटम मॉडल को बता रही है, और फिर डी ब्रोगली की एक्सप्लेनेशन भी क्वांटम मॉडल की तरफ फोकस कर रही है। उसके बाद फिर इस वेव के बारे में बताया गया जी, ये जो वेव लाइक मोशन है, तो ये वेव किस तरह से एसोसिएटेड होगी, इस वेव की एनर्जी क्या होगी। तो ये तमाम बातें फिर क्वांटम मॉडल के अंदर श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन की, जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आपने बोहर मॉडल तक पढ़ना है जी, और बोहर मॉडल की खामी को भी आपने देख लिया, और खामी किस तरह से सही हुई वो भी देख लिया, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, वो तमाम बातें आज के लेक्चर में आपने पढ़ी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड इम्तिहान में किस तरह से सवाल आए हुए हैं, आइए इनको देखते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इन डिटेल। तो आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखेंगे और उसके तमाम पोस्टुलेट को बताएंगे, और इस मैथमेटिकल पोस्टुलेट को आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा। ये दूसरा सवाल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी जी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में आपने लिखा, और उसके बाद उसके तमाम पोस्टुलेट्स को आपने बताया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने डाटा बनाया, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर आपने फाइंड करना है, ऑर्बिट नंबर 2 है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है जी। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आज आपने ये किया भी है, तो ये बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जी, और ये जो लेक्चर है जी, इसके अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, और हमने दो मॉडल्स जो आपके कोर्स के अंदर थे, उन दोनों मॉडल्स को ही स्टडी किया। जो पहला मॉडल था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, जिसके जरिए आपको न्यूक्लियस के बारे में पता लगा, और आज आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसके जरिए आपको ऑर्बिट्स के बारे में पता लगा। और उसके बाद फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को पढ़ा, जिसके जरिए आपको ये अंदाजा हुआ जी कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसमें कुछ शक व शुबहात हैं, जिसको डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ के आपने क्लियर किया, और आपको ये अंदाजा हो गया जी कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखते हैं जी। तो ये वेव लाइक मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये पार्टिकल नेचर भी रखते हैं जी। और इन तमाम चीजों को पढ़ने से पहले फिर आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था जी, कि जिसकी बेस पर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जी। तो ये आज का लेक्चर था जी, और जो अगला लेक्चर है, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, वो डेरिवेशन पर बेस्ड करेगा जी, और बोहर एटॉमिक मॉडल से ड्राइव होने वाली तमाम डेरिवेशंस को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।